Hello everyone, welcome to Triple S. This is Charu Charitra Rekha, your English teacher, and the topic for the day is prepositions. आज हम कर रहे हैं prepositions. पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम ऑलरेडी preposition डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, वहाँ पर जो हमने टॉपिक मतलब preposition जो डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने सिंपल prepositions डिस्कस की थी कि कौन से preposition को कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पर हमें लगता है कि एक तरह की preposition जैसे from और ऑफ का और फ्रॉम का डिफरेंस हमने देखा था. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं. आई नो क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है. जैसे ऑन और ओवर हो गया. ठीक है, जैसे और भी हो गया, अमंग और अमंगस्ट हो गया, बिटवीन हो गया. कहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन लगती है. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्यूरीज़ हैं, मैं ट्राई करूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछें मैं सबके आंसर्स दे सकूँ. ठीक है, तो जो भी आपकी ये क्यूरीज़ होंगी रिगार्डिंग सिंपल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशन, कोई भी जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो अभी आज हम MCQs डिस्कस करेंगे. इसमें हम फिक्स प्रेपोजिशंस की बात कर लेंगे, फ्रेजल प्रेपोजिशंस की बात कर लेंगे. ठीक है, तो फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होती हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं. फिक्स प्रेपोजिशन में क्या होता है, नाउन होता है. ठीक है, नाउन के साथ एक प्रेपोजिशन लगेगी, एक ही पर्टिकुलर तरह की प्रेपोजिशन हमें लगानी पड़ेगी. तभी इसको फिक्स्ड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारा नाउन होगा उसके साथ पर्टिकुलर एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन जब हम लगाएंगे तो उसका अपना ही एक मीनिंग होगा. ठीक है, तो हमने ये प्रेपोजिशंस करने हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस. वैसे तो हमारे MCQs जो हैं वो ऑलमोस्ट हर तरह की जो प्रेपोजिशन है वो आज कवर कर लेंगे हम. फिर भी इनकेस आपको जो भी डाउट्स रह जाते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो. तो हम डिस्कस करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ही इज़ एन अथॉरिटी डैश मैथमेटिक्स. ठीक है, ही इज़ एन अथॉरिटी डैश मैथमेटिक्स. तो अब जो हमारा अथॉरिटी है ये नाउन है. पहले तो हम देख लेते हैं कि अथॉरिटी के साथ कौन कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो लग सकता है. अथॉरिटी के साथ एक प्रेपोजिशन लग सकती है फॉर. ठीक है, और अथॉरिटी के साथ एक प्रेपोजिशन लग सकती है ऑन, और अथॉरिटी के साथ एक प्रेपोजिशन लग सकती है ओवर. आपके पास ऑप्शंस होंगे, इजी रहता है. ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन में देख लेते हैं फॉर, ऑन, ओवर कहाँ पर है. हमारे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें ऑन दिख रहा है, ओवर नहीं दिख रहा. इसका मतलब है ऑन जो है वो हमारा सही आंसर है. बट अथॉरिटी फॉर, अथॉरिटी ऑन और अथॉरिटी ओवर, इनमें डिफरेंस क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं. अथॉरिटी फॉर जो है, अथॉरिटी के साथ जब भी आप फॉर वर्ड यूज़ करोगे ना तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्शन की बात कर रहे हैं. यानी कि जो आपका सेंटेंस है उसमें जो एक नाउन है या फिर जो प्रोनाउन है उसका जो रिलेशन है वो किसके साथ बताया गया है, एक्शन के साथ बताया गया है. ठीक है, एक्शन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. क्योंकि प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में एक नाउन का या फिर एक प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ बताता है. ठीक है, तो जब भी आप अथॉरिटी फॉर लिखते हो तो अथॉरिटी हमारा नाउन है, इसके साथ हम 3 ही प्रेपोजिशंस लगा सकते हैं. अथॉरिटी फॉर का अपना मीनिंग है, अथॉरिटी ऑन का अपना मीनिंग है, अथॉरिटी ओवर का अपना मीनिंग है. ठीक है, और कोई प्रेपोजिशन अथॉरिटी के साथ नहीं लगती है. तो अथॉरिटी फॉर जब भी हम बोलेंगे तो हम मतलब हम एक्शन की बात कर रहे हैं. हम जब भी अथॉरिटी ऑन बोलेंगे, अथॉरिटी ऑन का मतलब होता है हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. और जब भी अथॉरिटी ओवर बोलेंगे तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि हमारे सेंटेंस में जो नाउन है या फिर जो प्रोनाउन है उसका जो रिलेशनशिप है हम उसको किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, पर्सन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. फॉर होगा तो हम एक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ऑन होगा तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, और अगर ओवर होगा तो पर्सन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आया भी है. ठीक है, एग्जाम्स में बहुत पहले ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है. तो ही इज़ एन अथॉरिटी डैश मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन मैथमेटिक्स. अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो अथॉरिटी ऑन मैथमेटिक्स हो गया कि वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक अथॉरिटी है, यानी कि वो HOD है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स का. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. तो अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अथॉरिटी देखो एक नाउन है, इसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाकर जब आप बनाओगे तो ये एक प्रेपोजिशनल फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. नेक्स्ट इज़ शी इज़ मैरिड डैश 2 चिल्ड्रन. ठीक है, अब मैरिड जो आपका वर्ड है मैरिड, इसके साथ हम प्रेपोजिशन टू भी लगा सकते हैं, इसके साथ हम प्रेपोजिशन विद भी लगा सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि टू कब लगेगा
और विद कब लगेगा। देखो अगर हमने ये, अब पहले तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस को देख के इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, है ना। ऑप्शन से इजी हो जाएगा। शी इज़ मैरिड टू तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर टू लगा दोगे मतलब उसकी 2 बच्चों के साथ शादी हुई है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। फॉर और बाय तो आएगा नहीं, ठीक है। तो शी इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन। और यहाँ पर जब आप अगर स्पोकन की बात करें तो अगर हम इस सेंटेंस को बोलेंगे ना, तो ये किस तरह से बोलोगे आप, थोड़ा सा पॉज देके, शी इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यानी कि वो शादीशुदा है और उसकी शादी से उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैरिड के साथ टू कब लगता है, एक तो ये केस हो गया कि जब हमने मैरिड के साथ क्या लगाया, टू लगाया, और मैरिड के साथ क्या लगाया, विद लगाया। कब विद लगाते हैं, कब टू लगाते हैं, हमने विद का केस तो देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम मैरिड के साथ टू कब लगाते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, एक सेंटेंस में लिखती हूँ, यहाँ पर है रोहन is married डैश शीना। और इसी सेंटेंस को अब मैं उल्टा करके लिख लेती हूँ, शीना इज़ मैरिड डैश रोहन, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कि रोहन इज़ मैरिड डैश शीना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शीना, जब आपने बोला रोहन इज़ मैरिड डैश शीना, तो यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन आएगा टू, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रेपोजिशन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर प्रेपोजिशन आ जाएगा टू। जस्ट अ मिनट, प्रेपोजिशन टू, रोहन इज़ मैरिड टू शीना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है शीना इज़ मैरिड डैश रोहन, यहाँ पर आ जाएगा विद। अब ये क्या हुआ कि देखो रोहन की शादी शीना के साथ हुई है, शीना की शादी रोहन के साथ हुई है, बात तो एक ही है। रोहन की शादी शीना के साथ हुई है, शीना की शादी रोहन के साथ हुई है, बात तो एक ही है। लेकिन जब हमने जेंडर देखो, जब हमने यहाँ पर मैन को पहले लिखा है, ठीक है, और वुमेन को बाद में लिखा है, तो आपने क्या किया, आपने मैरिड के साथ टू लगाया। और जब हमने वुमेन को पहले लिखा है और मैन को बाद में लिखा है, तो मैरिड के साथ क्या लगेगा, विद लगेगा। छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादातर लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम जब भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैरिज होती है तो हम मैरिड के साथ टू ही लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि जब मैन टू वुमेन, यानी कि जेंडर पहले अगर मैन दे दिया हो कि कोई भी मैन है इज़ मैरिड टू, मैरिड के साथ लगेगा टू जब वुमेन का जेंडर बाद में हो। लेकिन अगर वुमेन का नाम पहले दे दिया है, कोई भी वुमेन है उसका नाम पहले दे दिया है, दैट वुमेन इज़ मैरिड विद, ठीक है। यहाँ पर लग जाएगा टू, यहाँ पर लग जाएगा विद, और जेंडर मैन हमारा बाद में होगा। ये डिफरेंस जो है याद रखना। शादी हुई है, शादी से इतने बच्चे हैं, विद, ठीक है। मैन है, उसकी शादी किसी वुमन से हुई है, ठीक है, यानी कि पहले जेंडर जब आप मैन रखते हो उसके बाद वुमन रखते हो तो मैरिड के साथ टू लगता है। और पहले जेंडर अगर आप वुमन रखते हो, मैरिड डैश उसके बाद फिर मैन आता है, या मैन मीन्स यहाँ पर कोई भी किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वुमन के साथ क्या आएगा, यानी कि पहले अगर जेंडर वुमेन है तो मैरिड के साथ क्या आएगा, विद आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट इज़ ही इज़ इनटॉलरेंट डैश एनीथिंग कंसर्निंग रेसिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर है इनटॉलरेंट, तो इनटॉलरेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, इनटॉलरेंट के साथ हम ऑफ लगाते हैं जब भी हम बात करते हैं ना कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम किसी थिंग के रिलेटेड बात करते हैं, एनीथिंग कंसर्निंग रेसिज्म, यानी कि ये पूरा का पूरा एक चीज़ बन गई है ना, ये कुछ भी जो रेसिज्म से कंसर्न रखता हो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ही इज़ इनटॉलरेंट ऑफ। तो इनटॉलरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन जाती है वो जाएगी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, माई फ्रेंड इज़ डैश द थिएटर बाइंग स्वीट्स फ्रॉम नियर बाय शॉप। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास देखो हमें दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख लो, ऑप्शंस चूज़ कर लेते हैं। माई फ्रेंड इज़, थिएटर में तो वो होगा नहीं, है ना, क्योंकि थिएटर में है तो फिर वो अब थिएटर से स्वीट्स तो मिलती नहीं है कि वो वहाँ से स्वीट्स ख़रीद रहा है।
एट, देखो इन और एट दोनों के दोनों प्लेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जब प्लेस की बात आती है तो इन भी यूज़ हो सकता है, एट भी यूज़ हो सकता है। तो इन यूज़ होगा जहाँ पर हम बड़े एरिया की बात कर रहे हैं, और एट यूज़ होता है जहाँ पर हम कन्फाइंड प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी कॉर्नर की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एट यूज़ होता है। तो ना ही इनअप्रोप्रिएट है यहाँ पर, ना ही तो एट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो थिएटर में नहीं है, थिएटर के अंदर नहीं है कि वो स्वीट्स ले रहा है। बिफोर भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, ठीक है। माई फ्रेंड इज़ बाय द थिएटर, ठीक है। बाय द थिएटर हो गया, थिएटर के बगल में है, आसपास ही है कहीं पे। एंड बाइंग स्वीट्स फ्रॉम नियर बाय शॉप, यानी कि थिएटर के पास जो शॉप है वहाँ से वो स्वीट्स खरीद रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है रीना इज़ ओल्डर डैश टीना। तो यहाँ पर है रीना इज़ ओल्डर, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रीना इज़ ओल्डर दैन टीना, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आएगा। आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप ओल्डर वर्ड देखोगे, एक कंपैरिजन है, ओल्डर जब आप कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हो, बड़ा, कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, ठीक है। रीना जो है वो टीना से बड़ी है, ठीक है, रीना जो है वो टीना से बड़ी है। देखो बड़ा होना, एज में बड़ा होना, एक तो हो गया पुराना, ठीक है, ओल्ड ओल्डर, एक हो गया जब हम एज की बात करते हैं कि वो उससे बड़ा है, उम्र में वो उससे इतना बड़ा है, तो उसके लिए हम ओल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम एल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस आप पढ़ोगे तो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर हम एज को कंपेयर कर रहे हैं कि वो उससे बड़ा है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर बोलेंगे कि रीना इज़ ओल्डर डैश टीना, तो ओल्डर के साथ जब भी आप प्रेपोजिशन लगाते हो, ओल्डर के साथ आप हमेशा दैन प्रेपोजिशन लगाते हो, और जब भी आप एल्डर लगाते हो तो एल्डर के लिए आप हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाते हो। एल्डर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हो? टू प्रेपोजिशन लगाते हो। एक और बात याद रखना, जब मैं उम्र की बात कर रही हूँ, जब ओल्डर और एल्डर हम उम्र के रिस्पेक्ट में लगाते हैं कि वो मेरे से बड़ा है, ठीक है। तो ओल्डर जो है वो कभी भी अपने ब्लड रिलेशंस में नहीं लगता, एल्डर जो है वो आपके ब्लड रिलेशंस में लगता है। अब सपोज़ करो यही अगर रीना और टीना आपस में क्या होती, सगी बहनें होती, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आता रीना इज़ एल्डर, और जब एल्डर लगा देते तो एल्डर के साथ प्रेपोजिशन टू आ जाती, रीना इज़ एल्डर टू टीना। लेकिन यहाँ पर ओल्डर लिखा है, इट मीन्स ये फ्रेंड्स हो सकती हैं, ठीक है, आपस में इनका कोई भी रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशनशिप इनका आपस में नहीं होगा। रीना इज़ ओल्डर दैन टीना, ओल्डर के साथ दैन लगता है, एल्डर के साथ टू लगता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया आपका सेंटेंस नंबर 6। ये क्या है? दिस इज़ दे हैव क्वेरल्ड डैश अ पीस ऑफ लैंड। अब देखो क्वेरल्ड विद भी होता है, ठीक है, विद जैसे हम कहते हैं ना विद ईच अदर, लेकिन विद तब लगता है जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, कि उसकी राम के साथ लड़ाई हो गई, उसकी शाम के साथ हो गई, उसकी इसके साथ हो गई, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। बट जब आप किसी मैटर पे लड़ाई की बात कर रहे हो, किसी इशू पे बात कर रहे हो लड़ाई झगड़े की, तो वहाँ पर हम क्वेरल्ड के साथ क्या लगाते हैं? ओवर, यानी कि ए पार्ट आपका आंसर होगा। दे हैव क्वेरल्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड, कि ठीक है, पीस ऑफ लैंड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक मैटर है, इशू है। क्या इशू है? कि उनकी जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा किस पे है? अ पीस ऑफ लैंड पे उनका लड़ाई झगड़ा है, एक मैटर है ना, ये इशू है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 7। तो यहाँ पर क्या है? लिसन डैश वॉट योर टीचर्स से। तो यहाँ पर आपका लिसन क्या है? लिसन आपका वर्ब है, ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आपकी फ्रेजल प्रेपोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आपका वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद प्रेपोजिशन ही लगती है, और वो प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या लगेगी? लिसन के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगी? टू लगेगी। लिसन के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ पर टू लग जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? लिसन टू वॉट योर टीचर्स से, ठीक है। सेंटेंस नंबर 8 पे आते हैं। वी गेट रेन्स डैश जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हर साल जुलाई में बारिशें होती हैं, ठीक है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि बहुत इजी है, इजी सा आपको काम दे रही हूँ कि रेन्स डैश जुलाई एवरी ईयर क्या आएगा? इन जुलाई, ऑन जुलाई, एट जुलाई, या फिर बाय जुलाई, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर कि आप आंसर इसका क्या देते हो। 8 का आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि 18th का आंसर क्या होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है सेंटेंस नंबर 9, ऑन द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम शी वॉज सीन पोरिंग डैश द बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है पोरिंग। ठीक है, एक देखो, एक हमारा वर्ड होता है PORE पोर, एक होता है POUR। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन आनी चाहिए वो तो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम इन दोनों का मीनिंग भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक PORE पोर का क्या मतलब होता है, जब हम बहुत सरप्राइज़ से देखते हैं किसी की तरफ, आपका ठीक है, बहुत किसी सरप्राइज़ से किसी की तरफ देखना, उसको पोर कहा जाता है। और POUR पोर का मतलब क्या होता है, जब कोई लिक्विड जो है वो गिरता है, ठीक है, एक लार्ज क्वांटिटी में गिर रहा है या फिर ऐसे गिर रहा है, लिक्विड का गिरना उसको पोर कहा जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या है, ऑन द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम्स शी वॉज सीन पोरिंग डैश द बुक्स। यहाँ पर पोरिंग का मतलब क्या हो गया कि उसने देखा क्या, लिक्विड गिर रहा था बुक्स के ऊपर, इनटू द बुक्स, ओवर द बुक्स, थ्रू द बुक्स या फिर ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर पोरिंग का मतलब लिक्विड का गिरना नहीं है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर जो पोरिंग है POURING पोरिंग, यहाँ पे पोरिंग का मतलब क्या है, जब हम स्टडी मटेरियल, ठीक है, इस पोरिंग का एक पर्टिकुलर मतलब है कि, और इसके साथ ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पोरिंग के साथ आपकी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होगी। क्योंकि पोरिंग के साथ जब हम कौन सी प्रेपोजिशन लगा देते हैं, जब हम पोरिंग के साथ ओवर लगा देते हैं ना, ओवर आपका बी पार्ट जो है, जब हम पोरिंग के साथ ओवर लगा देते हैं, पोरिंग ओवर, एक तो POURING पोरिंग होता है, पोरिंग ओवर, इसका एक अपना मीनिंग हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जब हम स्टडी मटेरियल को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, स्टडी मटेरियल को देख रहे हैं, तो पोरिंग POURING पोरिंग ओवर का मतलब हो गया जब हम स्टडी मटेरियल को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम्स शी वॉज सीन पोरिंग थ्रू द बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पोरिंग थ्रू का मतलब क्या हो गया कि वो स्टडी मटेरियल से गो थ्रू कर रही थी। तो याद रखना है आपको, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पोरिंग के साथ आपकी प्रेपोजिशन कौन सी जाएगी, पोरिंग के साथ प्रेपोजिशन जाएगी ओवर। ठीक है, आपका आंसर जो है वो बी पार्ट होगा। ऑन द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम्स शी वॉज सीन पोरिंग ओवर द बुक्स। अब आप यहाँ पर याद रखना, पोरिंग के साथ जब भी आप किसी स्टडी मटेरियल को देखो, बुक्स लिखा है, नोट्स लिखा है, फाइल्स हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ भी जो भी स्टडी मटेरियल होगा, तो पोरिंग के साथ हमेशा आपकी प्रेपोजिशन कौन सी जाएगी, ओवर जाएगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर हमारा 10th हो गया। दिस इज़ let us discuss dash the ways of improving the basic skills of English। अब इसमें क्या है, let us discuss the various ways या फिर let us discuss the ways of improving the basic skills of English। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, no preposition। अब आपने याद क्या रखना है कि जब भी आप देखोगे ना डिस्कशन, ये जो भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है, let us discuss जो है वो हमेशा अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, वो कभी भी प्रेपोजिशन साथ में नहीं लेता। जैसे हमने सुना होगा, हम बड़े सारे मतलब स्पोकन में भी सुनते हैं, राइटिंग में भी बच्चे लिख देते हैं कि लेट अस डिस्कस द वेरियस वेज, या फिर सॉरी, लेट अस डिस्कस अबाउट, लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग। ठीक है, तो रिगार्डिंग या फिर अबाउट डिस्कस के साथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो डिस्कस वर्ड है ना, ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ये अपने साथ डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसीलिए यहाँ आंसर क्या आएगा, लेट अस डिस्कस द वेज ऑफ इम्प्रूविंग द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर जो है यहाँ पर होगा सी पार्ट, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द चीफ गेस्ट स्पोक टू द ऑडियंस कंसर्निंग डैश करियर। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड कंसर्निंग है, ये भी मैंने आपको लास्ट जो प्रेपोजिशन की वीडियो लेक्चर है वहाँ पर आपको बताया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में तो वर्ब लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो काम किसका करते हैं, वो प्रेपोजिशन का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कंसर्निंग है, ये क्या कर रहा है, ये एक नाउन का जो रिलेशन है वो दूसरे नाउन के साथ बता रहा है। तो यहाँ पर कंसर्निंग क्या कर रहा है,
सेंटेंस में एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिलेट कर रहा है। तो कंसर्निंग यहाँ पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ना ही तो वर्ब का काम कर रहा है, ना ही तो नाउन का काम कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कंसर्निंग है वो आपका क्या है, वो आपका प्रेपोजिशन है, राइट। तो कंसर्निंग के साथ, कंसर्निंग जब खुद प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके साथ अबाउट या फिर एट या फिर विद लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि आपका आंसर इसका क्या आएगा, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। द चीफ गेस्ट स्पोक टू द ऑडियंस कंसर्निंग करियर, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। Question number 12 is he felt no qualms dash borrowing money from his friends। अब qualms क्या होता है? qualms होता है जब हमें कोई हेजिटेशन नहीं ना होती, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के हम बोल देते हैं, अच्छा मतलब बिना किसी टेंशन के मुझे पैसा उधार दे दे, ठीक है, यानी कि हमारे दिल में वो हेजिटेशन वाली फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो he felt no qualms dash borrowing money from his friends, यहाँ पर क्या preposition आनी चाहिए? क्या मैं ये आपको एज होमवर्क दे सकती हूँ? चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो क्वाम्स है इसके साथ आपका जो प्रेपोजिशन जाएगा वो जाएगा अबाउट, ठीक है। ही फेल्ट नो क्वाम्स अबाउट बोरोइंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अच्छा, क्वाम से एक बात और याद आई कि बहुत सारे बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं क्वालम, तो एल जो है वो साइलेंट होता है, जैसे आमंड में आलमंड नहीं होता, कि बहुत सारे बच्चे आलमंड बोलते हैं, बादाम को बोलते हैं ना आमंड्स इंग्लिश में, तो बहुत से बच्चे जो है वो आलमंड बोलते हैं, तो एल जो है वो साइलेंट होता है। इसी तरह से क्वालम्स नहीं है, यहाँ पे क्वाम्स है, ठीक है। जैसे आमंड्स में आलमंड्स नहीं होता, आमंड्स होता है, राइट। अब हमारा सेंटेंस नंबर 13 है, ये भी देख लेते हैं। द डॉग रैन डैश द रोड, तो यहाँ पर क्या आएगा, द डॉग रैन अलॉन्ग द रोड, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वो पहले अपने दिल में वो सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको बोलते हैं। ट्रांसलेशन कहाँ पर गलत हो जाती है? आपकी प्रेपोजिशन के केस पे गलत हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना कि उसका घर तो सड़क पे ही है ना, हिंदी में तो हमने बोल दिया उसका घर तो सड़क पे ही है। अब इंग्लिश में जब आप कई बच्चे जब इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ऐसे बोल देंगे कि हिज हाउस इज़ ऑन द रोड। अब सड़क के बीचों बीच में तो नहीं है, वहाँ पर ऑन द रोड तो आएगा नहीं ना, अलॉन्ग द रोड साइड हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जनरल सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें जनरल प्रेपोजिशंस लेकर ही चलना पड़ता है, ठीक है। ये भी सेंटेंस वैसा ही है। अब जो डॉग है वो सड़क पर दौड़ तो रहा था, बट यहाँ पर ऑन नहीं, अगर यहाँ पर ऑन होता तो यहाँ पर ऑन, बहुत सारे बच्चों ने ऑन आंसर दे देना था, बट ऑन नहीं आएगा, अलॉन्ग आएगा। अलॉन्ग मतलब उसके साथ साथ, ठीक है। अब साथ साथ का ये भी मतलब नहीं है कि सड़क भी चल रही है और डॉग भी चल रहा है। साथ मीन्स हम लेंथ वाइज उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमने बोला ना कि जब भी हम सेंटेंस लेते हैं, जब जनरल सेंटेंसेज आ जाते हैं तो उसको हम जनरल टर्म्स में ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा द डॉग रैन अलॉन्ग द रोड, राइट। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 14, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, ठीक है। अब जो रिवर है वो ब्रिज, अब देखो ओवर की बात करें तो ओवर इस तरह से होता है। ओवर जो है वो फुल कवरेज अब के लिए भी यूज़ होता है। अब फुल कवरेज किस तरह से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज़ करो मैं बोलती हूँ कि पुट द क्लॉथ ऑन द डेड बॉडी, ठीक है। एक डेड बॉडी है, उस पर जाके कपड़ा रख कर आ जाओ। तो जब मैंने बोला ऑन द डेड बॉडी, तो मतलब आप जाते हो, ये अगर डेड बॉडी है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आज आप मेरी ड्राइंग भी देख लो, ठीक है। ये सपोज़ करो ये एक डेड बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ अ डेड बॉडी। अब मैं आपको बोलती हूँ कि गो एंड पुट द क्लॉथ ऑन द डेड बॉडी, तो ऑन द डेड बॉडी बोला है तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कपड़ा उसके ऊपर रख कर आ जाओगे, ऑन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि गो एंड पुट द क्लॉथ ओवर द डेड बॉडी, तो यानी कि ओवर का मतलब क्या हो गया, फुल कवरेज, उसको पूरा कवर करके आ जाओ, कपड़ा इस तरह से रखना है, ठीक है। ये हो गया ओवर का केस, ये हो गया ऑन का केस। जब कंटैक्ट में ऑन और ओवर, जब हम कंटैक्ट में बात करते हैं, ये देखो ओवर में कंटैक्ट नहीं भी होता दो ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन जब हम कंटैक्ट की बात कर रहे हैं, जब आपका सेंटेंस इस तरह से हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आ रहा है, तो फुल कवरेज होती है, ठीक है, फुल कवरिंग होती है। लेकिन ऑन के केस में फुल कवरिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर। अब यहाँ पर जो आपका सेंटेंस नंबर 14 है वो क्या है, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, तो यहाँ पर क्या आएगा, द रिवर फ्लोज ओवर द ब्रिज तो आएगा नहीं, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से तो रिवर फ्लो नहीं कर रही। बिलो, अंडर या फिर ऑन। अब यहाँ पर तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, दिस विल बी अंडर,
ठीक है, आपको जो भी डाउट्स होंगे, छोटी छोटी जो भी प्रेपोजिशंस होंगी, आप मुझे बता देना, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आंसर्स आपको ज़रूर डेफिनेटली आई गिव यू द आंसर्स। सेंटेंस नंबर 15 है द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट। हेस्ट हो गया, जल्दबाजी में काम किया गया था, और जब भी हेस्ट वर्ड आता है तो इसके साथ आप प्रेपोजिशन इन हेस्ट ही लगाते हो, जल्दबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ दैट डैश मी। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर व्हाट इज़ दैट, ठीक है, प्रोनाउन है कि यानी कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम रिलेशन बता रहे हैं, तो आप इसमें कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हो, टू प्रेपोजिशन लगाते हो। यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा टू। वी सफ़र्ड डैश योर नेग्लेक्ट, हमने तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से सफ़र किया, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, की वजह से, यानी कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। देन रीना इज़ एल्डर डैश शीना, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि जब भी हमारा प्रेपोजिशन जब भी आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, एल्डर, एल्डर के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगता है, दैट इज़ टू। तो रीना इज़ एल्डर टू शीना। नेक्स्ट, ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसेस, ही ब्रोक द जग इन 200 पीसेस, क्योंकि फॉर्म चेंज हो रही है, पहले जग का फॉर्म था, फिर पीसेस की फॉर्म में चला गया। तो जब आपकी फॉर्म चेंज हो रही है तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, इनटू यूज़ करोगे। एंड देन नेक्स्ट इज़ द लीव्स ऑफ द ट्री आर फॉलिंग डैश द ट्री। अच्छा, यहाँ पर आप एक करेक्शन कर सकते हो, द लीव्स ऑफ द ट्री को काट दो, क्योंकि ट्री ट्री रिपीट हो रहा है तो सेंटेंस जो है वो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, ठीक है, वो करेक्ट भी नहीं रहता। द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि फ्रॉम और ऑफ में क्या डिफरेंस है, OFF ऑफ। ऑफ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर सेपरेशन की सेंस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेशन ही हो रही है, लीव्स जो है वो पेड़ से गिर रहे हैं, वो पेड़ को छोड़ रहे हैं, सेपरेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। बाय, फ्रॉम या टू, अब देखो मोस्टली स्टूडेंट्स फ्रॉम लगाते हैं, बट फ्रॉम आप देख लेना बेटा, जब भी आपको सेंटेंस में लगे ना कि यहाँ पर सेपरेशन की सेंस में बात हो रही है, डिटैचमेंट की सेंस में बात हो रही है, तो वहाँ पर ऑफ लगता है, OFF ऑफ, ठीक है। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन जनरली आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो वहाँ पर यही होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है यहाँ पर फ्रॉम आएगा, बट फ्रॉम नहीं होता। अब जैसे अगर आपने एक राइम सुनी है जहाँ पर वो होता है 4 लिटिल मंकीज़ जंपिंग ऑन द बेड, एक राइम है, उसमें भी अगर आप देखो तो उसमें भी वन फेल ऑफ द बेड, वहाँ पर OFF ऑफ है, क्योंकि वहाँ पर भी सेपरेशन हो रही है। तो यहाँ जहाँ पर भी सेपरेशन के सेंस में बात हो रही है, डिटैचमेंट के सेंस में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं यूज़, हम वहाँ पर हम वर्ड OFF ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा वो है प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन है, वो अभी मेरे दिमाग में है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है, अमंग और बिटवीन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अमंग जो है वो मोर देन 2 के लिए यूज़ किया जाता है, बिटवीन जो है ये 2 के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है ये मोर देन 2 के लिए यूज़ किया जाता है, मोर देन 2, है ना। लेकिन अगर मैं, अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको बताया क्यों है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, किसकी बात करते हैं, अगर हम नंबर्स की बात करें या फिर हम किसी प्लेस की बात करें, या प्लेसेस कह लो, नंबर्स की बात करो या फिर प्लेसेस की बात करो, इन दोनों के साथ हमेशा क्या लगता है, इन दोनों के साथ हमेशा बिटवीन लगता है, ठीक है। बिटवीन ऐसे 2 के लिए ही यूज़ होता है हमेशा, लेकिन एक्सेप्शंस क्या हैं, अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 2 से ज़्यादा हैं, उसके साथ प्रेपोजिशन बिटवीन ही लगती है। और अगर हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ प्रेपोजिशन जो है वो किसकी लगती है, प्रेपोजिशन बिटवीन ही लगती है, ठीक है। अगर हम प्लेसेस की बात करें तो प्रेपोजिशन हमारी क्या लगती है, बिटवीन लगती है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये जो प्रेपोजिशंस आज करवाई हैं ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन खूब पढ़िए, तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच।